हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैंने कहा था वीडियो मैं 30 तारीख को दूंगी, पर आज 1 तारीख हो गई। क्या है ना, मुझे अचानक से बहुत बुखार आ गया था। मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा था। तो आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं दे पाई, मैंने अपनी बात नहीं रखी। क्या मतलब, हर वक्त ऐसा हो ही जाता है। मैं जो कहती हूँ वो मैं रख नहीं पाती। तो इस बार भी वही हुआ, वैसा ही हुआ। मैं अपनी बात नहीं रख पाई। इसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा सॉरी हूँ। मेरी तबीयत अभी भी मतलब थोड़ा सा है, अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ पूरी तरह से। फिर भी बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, इसीलिए मतलब कैसे भी करके मैंने ये एडिट किया। तो बहुत अच्छा नहीं हो पाया, इसके लिए भी सॉरी। हाँ प्लीज़ सॉरी। तो ठीक है, मैं ज़्यादा और नहीं बकूँगी, अब देख लो, ठीक है। कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है जहाँ पे सभी पुराने दोस्त अपने एक दोस्त की शादी में आए होते हैं। उनके बीच स्कूल के दिनों की बात चल रही थी, जिसका मेन मुद्दा था एक मोटी लड़की जो कि हमारी आज की कहानी की हीरोइन थी। साथ ही साथ हमें एक हॉट सेक्सी लड़की को आते हुए दिखाते हैं। ये भी शादी में इनवाइटेड थी। ये अपने आप को इन सबकी क्लासमेट बताती है, पर इनके मुताबिक उनके क्लास में इतनी खूबसूरत क्लासमेट थी ही नहीं। फिर ये थोड़ी हंस के अपना नाम जू शियानशंग बताती है। मतलब थोड़ी देर पहले ये लोग जिस मोटी लड़की के बारे में बात कर रहे थे ये वही थी, यानी कि हमारी हीरोइन। जू का नाम सुन के सभी हैरान हो गए थे। वो लोग अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे, उन्होंने जिस जू को देखा था आज तो वो कोई और ही थी। अब हमें सीधे उस टाइम पे ले जाया जाता है जहाँ से जू की मोटी होने की कहानी शुरू हुई थी। तब जू पढ़ाई करने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसका पूरा दिन बस पढ़ाई करने में ही गुजर जाती थी। उसका ध्यान बस पढ़ाई में ही लगा रहता था। उसे तो ये भी ख्याल नहीं रहता था कि वो कितनी ज्यादा खा लेती थी। फिर क्या, एक्शन का रिएक्शन भी तो देखना था। कुछ ही दिनों में उसकी नॉर्मल कपड़े टाइट होने लगी थी। उसे पहले पता नहीं था कि मोटी होना इतनी मुश्किल बात होती है। फिर से स्लिम होने के लिए जू को एक्सरसाइज करना पड़ता है। पीटी क्लास में स्पोर्ट्स के लिए लॉन्ग जंप का सिलेक्शन था, जिसमें सभी अच्छा कर रहे थे, खास करके यांदाऊ। वो तो बहुत अच्छे से कर लेता है। पर जब जू की बारी आती है तब उसके साथ साथ बाकी क्लासमेट भी बहुत टेंशन में थे। फिर एज यूजुअल सभी ने जैसा एक्सपेक्ट किया था जू बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करती है। वो फिर से एक्सरसाइज करने लगती है। खाना भी बहुत चूज करके खाना पड़ता है उसे। खाने के हिसाब से एक्सरसाइज का भी हिसाब करना पड़ता था उसे। उसके हिसाब से खाना मिल तो जाता था, वही घास फूस वाले सैलड, पर सबको खाते हुए देख के, मतलब इतनी अच्छे अच्छे खाना खाते हुए देख के उसका भी दिल मचल जाता था। फिर जब लिफ्ट में चढ़ने जाती थी तब ओवरवेट दिखाता था। बेचारी को तब सबकी बातें सुननी पड़ती थी। उस दिन उस लिफ्ट में एक बंदा भी था जो खुद ही लिफ्ट छोड़ के चला जाता है। तब जू वाज लाइक, वाओ, ये बंदा कितना ग्रेट है, कितना अच्छा है, मेरी वजह से उसने लिफ्ट छोड़ दी। ये है शेन वेनजिंग, जू की बेस्ट फ्रेंड। ये दोनों नए क्लास के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में शेन कहती है इस बार शायद उनके क्लास में स्कूल का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का शिफ्ट होने वाला है, जिसके बारे में जू को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। बाद में जू अपने नए क्लास में आती है और फिर थोड़ी देर बाद ये बंदा अपनी डेप्यूटी मॉनिटर होने के लिए सबसे वोट मांगता है। इसके बाद हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है शोया। क्लास में आके वो जू के पास से ही गुजर रहा था, तभी उसके पॉकेट से उसका हेडफोन नीचे गिर जाता है, और वो भी जू के पास। जू जब हेडफोन को उठाने जाती है तब शोया उसके पास आता है। फिर जू जब अपनी आंखें उठा के शोया को देखती है तब उसे ख्याल आता है, अरे ये तो वही बंदा था जिसने उसे लिफ्ट में उस दिन हेल्प की थी। जू को ना बहुत बड़ा झटका लगा था, इसलिए वो जब जल्दी से उठने जाती है तब इसी दौरान शोया को चोट लग जाती है और उसके नाक से
खून बहने लगते हैं। जू तो परेशान थी ही, ऊपर से यांदाओ आके बखेड़ा खड़ा कर लेता है। वो तो जू के साथ बॉक्सिंग लड़ना चाहता था, पर इस बार भी शोया झमेले से दूर भागता है। जू के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो जिसने उस दिन उसकी मदद की थी, आज उसी को उसने चोट पहुंचाई, और उसका हेडफोन भी उसके पास रह गया था। उसे हेडफोन भी वापस करना था, सॉरी भी कहना था और उस दिन के लिए थैंक यू भी कहना था, पर वो उसके सामने जाने से डर रही थी। पर कोई बात नहीं, शिन थी ना उसकी मदद करने के लिए, वो उससे हेडफोन मांगती है। वैसे इसमें फायदा तो उसका भी था, इस बहाने शोया से उसकी मुलाकात हो जाती। पर वो जब हेडफोन वापस करने आती है तब उसकी मुलाकात शोया से तो नहीं होती, पर यांदाओ से होती है। शिन जू की तरफ से यांदाओ को वो हेडफोन देती है शोया को वापस करने के लिए। फिर बातों ही बातों में यांदाओ शिन को छोटी बच्ची कहती है तो उसके दिल पे लग जाती है वो बात। इसी बात को लेके दोनों के बीच बहस होने लगती है। जाते वक्त शिन वापस से वो हेडफोन लेके जाती है। यांदाओ से मिलके शोया की तरफ भी शिन के दिल में इम्प्रेशन खराब हो गई थी। शिन जू से ही शोया की हेडफोन वापस करने के लिए कहती है। जू कहती है बाद में वो शोया के डेस्क पे चुपचाप वो हेडफोन रख देगी। तब शिन कहती है बस वो ऐसे ही हेडफोन रख देगी, माफी भी नहीं मांगेगी। उसकी वजह से उसे चोट लगी थी, उसकी नाक से खून बह रहा था, इसके बाद एक माफी तो बनती ही है। अगर वो उसकी जगह होती तो वो जरूर उससे माफी मांगती। अगले सीन में हम देखते हैं शोई को क्लास मॉनिटर के रूप में चुना जाता है। बाद में जू उसे हेडफोन वापस करने जाती है, पर कोई उसे बुला के ले जाता है। बाद में वो उसे यहाँ पे देने आती है। शोई जब उसका नाम लेता है तब जू कहती है कि उसे उसका नाम याद है। तब शोई कहता है जिसकी वजह से उसे इतनी चोट लगी थी वो आखिर कैसे उसका नाम भूल सकता है। जू तब उससे माफी मांग के उसका हेडफोन वापस करके जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त वो अपने साथ टेबल पे चिपका हुआ नोट भी लेके गई थी। उसे ही लेने शोई जू के पीछे पीछे चला आता है, पर जू को कुछ और ही लग रहा था। उसे लग रहा था शोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उससे दूर भागने लगती है। फिर शोया के बुलाने पे वो रुकती है। शोया तब उसे असली रीजन बताता है और उस दिन की लिफ्ट वाली बात पे शोया बताता है कि वो बहुत अंदर था, इसीलिए अंदर से बाहर आया था। बस मतलब उस दिन वो जू की मदद के लिए बाहर नहीं गया था, बस अपने लिए बाहर गया था। जू के लिए सच में ये गजब बेइज्जती थी। जू अब शोई को पसंद करने लगी थी। उसके दिल में शोई के लिए कुछ कुछ होने लगा था, पर उसकी सिम्टम देख के शिन को लगता है जू को फ्लू हो गया है। उसकी बातों में आके जू भी अपना चेकअप करवाने चली आती है डॉक्टर के पास। अब जिसे फिजिकली कुछ हुआ ही ना हो उसे भला डॉक्टर कैसे ट्रीट कर पाती। फिर उसकी अंतरात्मा जैसे वो पहले दिखती थी उसको हार्ट अटैक आने लगती है। डॉक्टर को चाहे समझ में आए या ना आए, पर उसे तो पता था कि ये किसकी सिम्टम है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब उसके जैसे एक मोटी लड़की को कैसे शोई के जैसे हैंडसम लड़के से प्यार हो सकती है। उसे तो इंसान ही नहीं कहा जा सकता। वो अपने आप से शोया को पसंद करने से मना करती है। अगले दिन आर्ट क्लास में शोया जब जू के सामने बैठा होता है तब जू को टेंशन होने लगती है और वो बाथरूम का बहाना देके जल्दी से क्लास से बाहर चली जाती है। छत पे आके पहले तो वो खुल के सांस लेती है, फिर वहीं पे बैठ के वो शोया का नाम लिखती है और खुश भी होती है। फिर पता नहीं क्या सोच के वो पोज डालती है और फिर बाद में क्या लिखती है वो मुझे नहीं पता, पर वो बहुत खुश होती है। आजकल तो वो थोड़ा बहुत सजने संवरने भी लगी थी, जिसे शिन भी नोटिस करती है। जू शोई का स्केच बना के उसे किस करती है और फिर ऐसे पकड़ के वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। अगले दिन जू शोई को देख के पास से गुजर जाती है। तब शोई ही उसे रुकने के लिए कहता है। स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए शोई उससे उसका साइज पूछता है। अब ये साइज वाली बात जू के लिए बहुत एम्बैरेसिंग थी, और वो भी तब जब उसका क्रश ही उससे पूछ रहा हो। वो अपना साइज कभी LM कभी S कभी ये वो बताती है, मतलब एक बार भी ठीक से नहीं बताती। फिर आखिर में जाके बताती है उसे खुद भी नहीं पता कि उसका साइज कितना है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तब शोई अपने हिसाब से जू का साइज L कर देता है। जू को अब कैसे भी करके स्लिम होना था।
एक्सरसाइज के दौरान वो जब थक जाती थी तब शोई को देख के उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी। घर पे भी उसका एक्सरसाइज करना बंद नहीं होता था, जिसे देख उसके मॉम डैड बहुत हैरान परेशान हो रहे थे। फिर से चले आते हैं प्रेजेंट में। किसी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जू कैसे इतनी पतली हो गई। यांदाओ कहता है क्या उसने कोई ऑपरेशन करवाई थी। जू कहती है ये उसकी बहुत सालों की एक्सरसाइज और डाइट का फल है। वैसे ये सब शेन की शादी में आए थे। थोड़ी देर बाद शेन जू को फोन करके उसकी वेडिंग रिंग के बारे में पूछती है। वो उसे जल्दी से उसका रिंग ले आने के लिए कहती है। जू के जाने के बाद ये लोग फिर से उसके पतले होने के बारे में बात करने लगते हैं। जू जब रिंग ढूंढ के जा रही थी तब उसे कोई पुकारता है। इतने सालों बाद जू अपने पहले प्यार को अपनी आंखों के सामने देखती है। शोई को देख के जू की दिल की धड़कन तो रुक ही गई थी। जू जब मोटी थी तब भी वो शोई के साथ ठीक से बात नहीं कर पाती थी, उसकी बात अटक जाती थी। और अब जब वो स्लिम हो गई है, इतनी खूबसूरत हो गई है, तब भी उसके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था शोया से बात करने की। आज भी वो शोया के साथ डर डर के बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद जू का बुलावा आता है तो वो अंदर चली जाती है।